So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this is part 2 of question discussion series for the chapter Biotechnology Principles and Processes. ठीक है, लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी पीवाईक्यूज है, जितने भी सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस करने स्टार्ट किए थे. एंड आई गारंटी यू कि अगर आपने ये दो पार्ट्स देख लिए बायोटेक्नोलॉजी के, तो इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर वीडियो, इन दो पर्टिकुलर वीडियो से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, जो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लास्ट जो वीडियो आई थी, अगर आपने नहीं देखी है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा. वहां से आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए थे. क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया था. 2025 2024 के क्वेश्चंस एंड ये क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किया था. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले. ठीक है, चल देखते हैं. Given below is the diagram representing the observations made for separating DNA fragments by gel electrophoresis technique. Observe the illustration and answer the questions that follow. अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है किसका, बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपको डायग्राम दिखाया हुआ है. ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल रही हैं बेसिकली किसकी, जब डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. आपको इसको देखना है एंड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के अंदर. ठीक है, कितने मार्क्स में पूछा गया था, 3 मार्क्स में पूछा गया था. ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. Why are the DNA fragments seen to be moving in the direction A to B? अब आपको यहाँ पे दिख रहा है A से B डायरेक्शन में जो फ्रैगमेंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, A से B डायरेक्शन में जो फ्रैगमेंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं. अब वो A से B में ही क्यों मूव कर रहे हैं? डीएनए फ्रैगमेंट्स जो मूव करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, इट इज नेगेटिवली, bear with my handwriting, okay, it is a negatively charged molecule. अब अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो डीएनए कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा? वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा जो पॉजिटिव चार्ज बियरिंग इलेक्ट्रोड होगा. ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा वो क्या करेगा, बेसिकली उसकी तरफ मूव करेगा. दैट मीन्स वो एनोड की तरफ मूव करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एनोड के थोड़ नहीं बोला हुआ, उन्होंने बोला ए से बी में ही मूव कर रहा है, ए से बी डायरेक्शन में. दैट मीन्स हमको समझ में आ रहा है कि ये डीएनए फ्रैगमेंट्स उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जहां पर वो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है जिसके पास में ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है. किससे ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है? डीएनए से ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है. ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. एंड जो स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट होगा वो लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, स्मॉलर द फ्रैगमेंट द फारदेस्ट इट्स मूव. ठीक है, यानी कि वो बी से सबसे क्लोज होगा और ए से सबसे दूर होगा. ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे आई होप समझ में आई. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था. ठीक है, एक क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे वरना फिर शायद इसका पार्ट 3 लाना पड़ जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. राइट द मीडियम यूज्ड इन विच डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट. ठीक है, अब डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो किसके अंदर सेपरेट हो रहे हैं? एगरोस के अंदर. ठीक है, कॉमनली यूज मैट्रिक्स जो होता है दैट इज एगरोस. एंड एगरोस क्या होता है? इट इज अ पॉलीसेकेराइड विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड. ठीक है, इट इज अ पॉलीसेकेराइड विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड. ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स. ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स. इसका भी हमने आंसर कर दिया. नेक्स्ट इज मेंशन हाउ द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड फॉर फर्दर टेक्निकल यूज. अब उनको कैसे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं? ईटीबीआर से स्टेन करेंगे. ईटीबीआर क्या होता है? ईटीबीआर इज इथीडियम ब्रोमाइड. ठीक है, ईटीबीआर क्या होता है? इथीडियम ब्रोमाइड. एंड उसके बाद में यूवी लाइट के अंदर विजुअलाइज करेंगे. ठीक है, यूवी लाइट के अंदर हम लोग उसको विजुअलाइज करेंगे तो हमको वहां पर ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स देखने मिलेंगे. ठीक है, क्या देखने मिलेंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स वहां पर देखने को मिलेंगे. ठीक है, so the separated DNA fragments can be seen only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide, followed by exposure to UV radiations as bright orange color bands. ठीक है, चल आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. ऑब्जर्व द डायग्राम शोन बिलो ऑफ पीबीआर 322. पीबीआर 322 इट इज अ प्लाज्मेट. आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ठीक है,
अब पीवीआर 322 है क्या? व्हाट इज पीवीआर 322? अच्छा, क्वेश्चन ये भी कब कब पूछा गया था? 2020 के अंदर। इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1977 बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिगीज। ठीक है, इन्होंने क्या किया था बेसिकली, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जो है वो बेसिकली डिस्कवर किया था। ठीक है, इट वाज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड इन 1977। ठीक है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1977। अच्छा, अब यहाँ पर जो आरओपी होता है, ठीक है, आरओपी जो होता है उसका क्या रोल होता है? ठीक है, उसका क्या रोल होता है बेसिकली, क्या करता है बेसिकली, इट कोड्स फॉर द प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, क्या करता है बेसिकली, उन प्रोटीन्स के लिए कोड करता है जो प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये उन प्रोटीन्स के लिए क्या करता है, कोड करता है, उन प्रोटीन्स के लिए क्या करता है, कोड करता है। नाउ राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, एम्प आर का मतलब क्या, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इज फॉर टीटीआर। ठीक है, दे आर टू रेजिस्टेंस जीन, ये क्या होते हैं बेसिकली, दो रेजिस्टेंस जीन होते हैं विच आर यूजफुल फॉर सिलेक्टेबल मार्कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दे आर यूजफुल फॉर सिलेक्टेबल मार्कर। The presence of restriction sites within the markers tetracycline resistance and ampicillin resistance permits an easy selection for the cell transform। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के अंदर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से वहां पर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है, जो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेल का, वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिकली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की एप्लीकेशन। ठीक है, या सिग्निफिकेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ इको आर1। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली 2019 के अंदर। एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, वैसे तो 8 साल पुराना क्वेश्चन है, बट ठीक है, देखते हैं इसको। द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको आर1 इंस्पेक्ट्स द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, हम लोग देख चुके हैं। वंस इट रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस, सीक्वेंस की हम लोग बात कर चुके हैं ऊपर बहुत बार, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। तो वो क्या करेगा, इट बाइंड्स टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। Each restriction endonuclease recognize a specific palindromic sequence। ठीक है, palindromic sequence क्या होती है, जो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट क्या करती है, सेम रीड करती है। ठीक है, ओके, इको आर1 cuts the strands of DNA a little away from the center of palindromic site। तो अब क्या करता है बेसिकली, जो इको आर1 होता है वो डीएनए स्ट्रैंड्स को थोड़ा सा क्या करेगा बेसिकली, दूर से कट करेगा, किसके, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट से, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड। यानी कि अगर जी ए टी टी सी में इधर कट आया है, तो जी ए टी टी सी में भी, यहाँ पे भी जी और ए के बीच में ही कट आएगा। ठीक है, ओके, चलो। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शंस बचेंगे एंड के ऊपर, एंड वहां पर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, जिनको स्टिकी एंड्स बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो इन स्टिकी एंड्स पे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। ठीक है, ये हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत बार। ठीक है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और जीनोम्स। ठीक है, चलो, यहाँ पर आपको ये डायग्राम भी दिया हुआ है, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, चलो। अब ये यहाँ पे, ठीक है, मैंने पैराग्राफ में लिख दिया, आप लोग इसको ना ऐसे ऐसे पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, इजी रहेगा। एंड टीचर जैसे ही आपका डायग्राम देखेगा, टीचर समझ जाएगा कि यार इस बच्चे को तो आता है, दैट मीन्स इसने लिखा भी ठीक होगा। ठीक है, तो पहले आप डायग्राम बना लेना, फिर आप लिख लेना, तो आपको और इजी हो जाएगा लिखने में। ठीक है, चलो, नेक्स्ट देखते हैं।
How does beta galactosidase coding sequence act as selectable marker? Why is it a preferred selectable marker to antibiotic resistance gene? अब ये भी हम लोग ना ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। ये पूछा गया था ऑल इंडिया 2019 बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं बेसिकली उनका काम क्या होता है? दे हेल्प इन सिलेक्टिंग दोज होस्ट सेल व्हिच कंटेन द वेक्टर एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या करते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं एंड ऐसे होस्ट सेल्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं व्हिच कंटेन वेक्टर। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या होता है? इट इज एन अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर व्हिच इज डेवलप्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substance, ठीक है। अब क्या किया जाता है? हम लोग ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे अगर ये आएगा तो मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, फिर आपने खुद देखना है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया जाता है? बेसिकली इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको इंसर्ट किया जाएगा। अब जब वो इंसर्ट होगा तो वहां पर इनएक्टिवेशन हो जाएगी एंजाइम की, उसी को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोला जाता है। अब अगर प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है, जो प्लाज्मिड है बैक्टीरियम के अंदर, इट डज नॉट हैव एन इंसर्ट, अगर वहां पर कोई इंसर्ट नहीं है तो वहां पर क्या होगा? ब्लू कलर्ड कॉलोनीज मिलेंगी। बट जब इंसर्ट प्रेजेंट होगा तो जो कॉलोनीज होंगी, ठीक है, वहां पर क्या हुआ? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम था उसका तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, तो जो कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी? कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी। कलरलेस कॉलोनीज का मतलब क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज वो है, ठीक है। सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों एक प्रेफरेबल सेलेक्टेबल मार्कर होता है, उसका आंसर करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हुआ बेसिकली कि उसी को क्यों हम लोगों ने, ठीक है, वो किस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट कर रहा है। अब why it is a preferable selectable marker to antibiotic resistance gene? Because due to inactivation of antibiotics, selection of recombinants become burdensome process as it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics, ठीक है। क्या होता है? बेसिकली एंटीबायोटिक्स की इनएक्टिवेशन की वजह से जो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स का प्रोसेस होता है ना, वो क्या हो जाता है? काफी बर्डनसम, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वहां पर साइमल्टेनियस प्लेटिंग की जरूरत पड़ती है ऑन टू डिफरेंट प्लेट जहां पर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होंगी। बट अगर हम लोग बीटा गैलेक्टोसाइडेज को यूज कर रहे हैं तो वहां पर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट एक सिंगल प्लेट पे क्या हो सकते हैं? सेपरेट आउट हो सकते हैं, डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। चल, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। आरडीटी के अंदर इनका क्या रोल होता है? अच्छा चलो देखते हैं। सबसे पहले पूछा हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। कितनी बार पढ़ चुके हैं हम इसको? बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको, ठीक है, मैं एक बार और पढ़ा देती हूँ, फिर आप इसको खुद देखना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 के अंदर, ठीक है। चलो देखते हैं। These enzyme belongs to the class of enzyme nucleases which breaks nucleic acid by cleaving their phosphodiester bonds, ठीक है। क्या होते हैं? बेसिकली न्यूक्लिएजेस एंजाइम की कैटेगरी को या क्लास को बिलोंग करते हैं, जो क्या करते हैं? न्यूक्लिएजेस क्या करेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करेंगे। किस तरीके से? उनके बीच का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको क्लीव करके, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इसको ना हाईलाइट करती चलती हूँ मैं, ठीक है। एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक, अरे यार, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे? ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे? वो डीएनए के एंड्स से, एक्सो का मतलब आउट, ठीक है। सो जो डीएनए का आउटर मोस्ट रीजन होगा, ठीक है, जो एंड होगा डीएनए का, वहां से कट करेंगे, ठीक है। तो वहां से वो कट करेंगे। अच्छा, कट किसकी हेल्प से करते हैं? वो कट करते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स की हेल्प से, ठीक है। कट किसकी हेल्प से करेंगे? वो कट करेंगे मॉलिक्यूलर सिजर्स की हेल्प से। मॉलिक्यूलर सिजर्स क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस होती है, ठीक है। ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस अब क्या करती है? वो बहुत ही स्पेसिफिक इंटरनल कट्स लगाएंगे, ठीक है। एंडो न्यूक्लियस, एंडो का क्या मतलब हो गया? जो इनसाइड, यानी कि डीएनए सीक्वेंस के बीच में कहीं कट लगाएंगे, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कहीं पे भी कट लगा देंगे, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करेंगी एंड दो सेम बेसिस के बीच में ही दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर कट लगाएंगे, ठीक है।
These enzymes recognize palindromic sites within the DNA duplex and cut its strand by hydrolyzing the phosphodiester bond. ठीक है, phosphodiester bond को hydrolyze करेंगे एंड उसके बाद में उनको कट करेंगे. The single stranded free ends are called sticky ends. ठीक है, तो जो वहां पर क्या होंगे, बेंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बेसिकली दे आर जॉइंड एंड टू एंड बाय डीएनए लाइगेज. ठीक है, दैट मींस दे सर्व एज अ टूल फॉर कटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स एट प्री डिटरमाइंड साइट्स. ठीक है, अब वो कहाँ कट करेंगे, वो डिटरमाइंड होता है. ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिकली दे आर हाईली स्पेसिफिक. ठीक है, मैंने बोला ना कहीं पे भी कट नहीं लगाएंगे. ठीक है, बायोलॉजी में ऐसी कोई भी काम नहीं हो रहा है. ठीक है, विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर जीन क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब एग्जांपल हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इको आर1 का. ठीक है, विच इज फाउंड इन कोलोन बैक्टीरिया एस्चेरिशिया कोलाई. अच्छा, यहाँ पर ये अगेन इटैलिक्स में नहीं है तो इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. इट रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस जीएए टीटीसी इन डीएनए डुप्लेक्स एंड कट इट स्टैंड बिटवीन जी एंड ए एस. ठीक है, तो ये आप दिखा देंगे, फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज प्लाज्मिड्स. ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. ठीक है, क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग. ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूजुअली सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सर्कुलर होता है एंड दे आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दे आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड नेचुरली इन मेनी बैक्टीरिया एंड ऑल्सो इन सम यीस्ट. ठीक है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी मिलता है एंड कुछ यीस्ट के अंदर भी. Although plasmids are not usually essential for normal cell growth and division, they often confer some traits to the host organism. ठीक है, यानी कि बेसिकली कुछ ट्रेट्स ये क्या करते हैं, बेसिकली होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, कन्फर करने के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एग्जाम्पल क्या है, रेजिस्टेंस टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स और टॉक्सिन कैन बी अ सिलेक्टिव एडवांटेज अंडर सर्टेन कंडीशंस. द प्लाज्मिड मॉलिक्यूल में बी प्रेजेंट एज सिंगल कॉपी और इन मल्टीपल कॉपीज. ठीक है, सिंगल कॉपी प्लाज्मिड भी हो सकता है, मल्टीपल कॉपीज भी हो सकती है एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. दीज नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स हैव बीन मॉडिफाइड टू सर्व एज वेक्टर्स इन द लेबोरेटरी. अब ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ना, ये एज अ वेक्टर यूज होते हैं लेबोरेटरी के अंदर. They're essential in biotechnological experiments as they help in transferring a segment of foreign DNA into suitable host. ये देखो वेक्टर की तरह यूज हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, बेसिकली ट्रांसफरिंग में हेल्प करेंगे किसकी, फॉरेन डीएनए की इनटू द जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके इनटू द सुटेबल होस्ट ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे. टीआई प्लाज्मिड, अब ये इंपॉर्टेंट है, टीआई प्लाज्मिड इज वाइडली यूज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स. ठीक है, the most widely used versatile easily manipulated vector PBR322. ठीक है, आर्टिफिशियल है ये. ठीक है, it is an ideal plasmid vector. It was the first artificially cloned vector and is used widely in gene cloning experiments. ठीक है, चल आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अब नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द रोल्स इन बायोटेक्नोलॉजी. इसकी बात हमने कर ली. ठीक है, अरे हाँ, इसकी बात हमने कर ली. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली किस में हेल्प कर रहा है, डीएनए फ्रैगमेंट्स की सेपरेशन में हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज उनके पास में, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगरोस जेल विच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स. ठीक है, अब जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज क्या होंगे, सेपरेट होंगे. ये भी हम लोग बहुत बार ऊपर पढ़ चुके हैं. ठीक है, और किस तरीके से वो विजुअलाइज होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अब सिलेक्टेबल मार्कर्स इन पीबीआर 322 क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली 2017 के पेपर में. ठीक है, चलो अब पीबीआर 322 के अंदर कौन कौन से सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, बेसिकली उसके अंदर देयर आर सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन which help to identify transformants and non transformants. ठीक है, पीबीआर 322 के अंदर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. ठीक है, now explain the significance of palindromic nucleotide sequence in the formation of nucleotide in the formation of recombinant DNA. अब देखो palindromic nucleotide sequence होती क्या है, the base pair sequence that are same when read towards right to left or left to right from a central axis of symmetry. ठीक है, अब ये क्या होती है, यही वो सीक्वेंसेस होती है जिनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बाद में उनके साथ में बाइंड करेंगे. ठीक है, बाइंड करेंगे एंड डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं, ठीक है, जो डबल हेलिक्स होता है उसको कट करेंगे एट स्पेसिफिक पॉइंट्स. ठीक है,
एंड वो क्या करते हैं बेसिकली, दो सेम बेसिस के बीच में कट करेंगे बट अ लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलेंड्रोमिक साइड्स कट करेंगे, ठीक है। GAA TTC यहां पर कट हुआ। अब देखो ये जब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पड़ी सेम ही तो है, ठीक है। एंड कट कहाँ हो रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, स्लाइटली लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर बिटवीन टू सेम बेसेस ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स, ठीक है। दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड अनपेयर्ड बेसिस एज कट एंड्स। अब वहां पर क्या होते हैं, इनको स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिकी एंड्स का दूसरा नाम क्या होता है, कोहेसिव एंड होता है। The latter are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterparts. The stick ends facilitate the action of enzyme DNA ligase. ठीक है। यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो अब ये यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया इसको भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। EcoR1 has played a very significant role in RDT. एक्सप्लेन द कन्वेंशन फॉर नेमिंग इको R1, ये भी हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। राइट अ रिकॉग्निशन साइट एंड क्लीवेज साइट फॉर द ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। अब आपको मेरी ये बात सच लग रही होगी कि CBSE क्वेश्चंस रिपीट करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, कितने भी मार्क्स में पूछे, पर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो एक एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, तो इस बात को आप लोग समझो, ठीक है। ऐसी कोई भी बात कोई भी टीचर नहीं बोलता, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ से प्रूव भी हुई है, ठीक है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा भी देखो अभी रिसेंटली हुआ है, 2023 के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोट्रूडिंग एंड हैंगिंग स्ट्रैचेस ऑफ DNA प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्टिकी एंजाइम कॉल्ड, स्टिकी एंड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड उनका रोल क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट होते हैं उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं एंड DNA लाइगेज एंजाइम के एक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, ताकि जो फॉरेन DNA और वेक्टर DNA स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों क्या हो सके, ज्वाइन हो सके एंड रिकॉम्बिनेंट DNA वहां पर फॉर्म हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। Why is plasmid considered to be an important tool in RDT? From where can plasmids be isolated? तब आपको दो सोर्सेज बताने, ठीक है। अब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, दे हैव दिस एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल DNA, एंड इनके पास में हाई कॉपी नंबर होता है, ठीक है। Therefore, any DNA ligated to it multiplies to equal copy number of plasmid, ठीक है। यानी कि अगर प्लाज्मिड नंबर 700 है तो उतना ही क्या करेगा एलियन DNA मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सो वो क्या होता है बेसिकली, इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट एंड इसलिए क्या होता है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब प्लाज्मिड्स को कहां से आइसोलेट किया जा सकता है, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ठीक है। ऊपर भी हमने पढ़ा था, अब यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया। बैक्टीरियम के अंदर एस्चेरिशिया कोलाई एंड ईस्ट के अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। चलो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरी एंड सिलेक्टेबल मार्कर इन अ क्लोनिंग वेक्टर, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ओरी वो साइट्स है जहां पर बेसिकली रेप्लिकेशन ऑफ DNA जो कंट्रोल करेगा, ठीक है। ओके एंड सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। RDT cannot proceed without restriction endonuclease, है देख रहे हो कितने तरीके से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। Restriction endonuclease are class of bacterial enzyme that recognize a specific short sequence of nucleotide within a double-stranded DNA molecule. The natural purpose of these enzymes is to protect bacteria from pathogen, notably bacteriophages, ठीक है। इतना बड़ा इन्होंने लिख दिया, अभी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको अब देर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बट टाइप 2 आर वाइडली यूज्ड इन मैनिपुलेटिंग DNA as they recognize short specific sequence nucleotides that are typically palindromes, ठीक है। हमने ऊपर भी पढ़ा था जो इको R1 है, इट इज टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। नेम अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड राइट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। हमको आता है अब ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम नहीं भूलेंगे। चलो a piece of DNA is cut by a restriction enzyme. The fragments are then separated by gel electrophoresis and stained by ethidium bromide. Write the principle on which gel electrophoresis work. क्वेश्चन ये पूछा गया था 2021-22 के अंदर टर्म 2, ठीक है। क्योंकि ये तभी का सिलेबस है तो टर्म 2 में पूछा है।
तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं बेसिकली, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज सो दे मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड बियरिंग ऑपोजिट चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, smallest the molecule the farthest it's move. ठीक है, the farthest it's move. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Gene of interest or alien gene is introduced by a cloning vector into a host cell to bring about a desired phenotypic expression in a host cell. The cloning vector used are plasmid and bacteriophages. Biotechnologists in their labs for desired results engineered specialized cloning vectors. One such vector is PBR322. Study the diagram and आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इको R1, बैम H1 और हिंद 3, ये PBR322 क्या है बेसिकली, क्लोनिंग वेक्टर है. ठीक है, ठीक है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है. इसके अंदर आपको इको R1, हिंद 3 और बैम H1 देखने मिल रहा है. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है बेसिकली, दे ऑल आर टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. क्या करते हैं ये, दे आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज. क्यों यूज होते हैं, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक साइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे एंड उन साइट्स पे कट करेंगे. ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द जीन यू वुड सिलेक्ट फॉर द रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इन PBR322 एंड एक्सप्लेन व्हाई. ठीक है, तो PBR322 के पास में दो रेजिस्टेंस जीन होते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. तो इन्हीं में से हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, एंड क्योंकि वहां पर मार्कर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगी, तो इस वजह से वहां पर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को इजीली क्या किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है. ठीक है, चलो write the property or characteristic of plasmid and bacteriophage that make them efficient cloning vector. तो ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. they have this ability to replicate within a bacterial cell independent of control of chromosomal DNA. ठीक है, सो इसीलिए क्या होते हैं बेसिकली, they are used as efficient cloning vectors. ठीक है, now next, biotechnologies also always insert ori gene in their engineered cloning vector. Justify the statement. क्यों बेसिकली, बिकॉज ओरी जो होती है, इट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन. नाम से ही समझ में आ रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन स्टार्ट ही यहीं से होगा. ठीक है, तो जो कॉपी नंबर होता है लिंक डीएनए का, उसको कंट्रोल भी कौन करता है, ओराई करती है या ओरी करती है. तो अगर ओरी ही प्रेजेंट नहीं होगी तो डीएनए सीक्वेंस जो होगा, ठीक है, वो जो लिंक डीएनए है बेसिकली, वो वहां पर रेप्लिकेट ही नहीं करेगा. ठीक है, सो ओरिजिन जो है वो इंसर्ट होना बहुत जरूरी है. ठीक है, चल will the experiment be successful if the alien DNA is ligated at HIND3 restriction site? Give reasons in support of your answer. ठीक है, अब क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, टर्म 2022 ईयर के अंदर. ठीक है, चलो अब क्या यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल होगा अगर जो एलियन डीएनए उसको हिंद 3 रिस्ट्रिक्शन साइट पे लाइगेज कर दिया जाए? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज वहां पर कोई भी सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट एट दैट साइट, इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं. ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए. ठीक है, बहुत सारी चीजें रिवाइज ही हो रही है. ठीक है, चलो cloning of gene play a very important role in genetic engineering, helping the transfer of desirable foreign gene into different hosts. The scientists, to make this process easier and effective, are creating engineered vector in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. PBR322 is one such engineered vector. अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे. अब इसका होस्ट कौन होगा, इसका होस्ट होगा E. coli. ठीक है, identify ROP and ORI in the diagram. ठीक है, from U, V, W, X, Y, Z. ठीक है, यानी कि इसमें से ROP और ORI कौन सा होगा वो आपको बताना. तो हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, जो ये W है ना, दिस इज ROP. ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें ORI की, तो ORI क्या होगा बेसिकली, इधर U जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, राइट देयर फंक्शंस. अब इनके फंक्शंस बताएं तो फंक्शंस आप लोग इनके लिख सकते हो, हम लोग ऊपर भी बात कर चुके हैं. आरओपी इज रेप्लिकेशन ऑफ
plasmids, ठीक है. So it codes for protein which are involved in the replication of plasmid. And जो ओराई है, ठीक है, बेसिकली दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, चलो. Draw the fragments that will be formed by the action of Z marked in the diagram on the specific site of DNA segment given below. ठीक है. अच्छा, अब यहां पर आपको डीएनए सेगमेंट दिखाया हुआ है, ठीक है, एंड आपको एक्शन ऑफ जेड बताना है. ठीक है. अच्छा, एक्शन ऑफ जेड. जेड यहां पर क्या होगा? जेड इज यहां पर इको R1. यार बीच में मेरी राइटिंग को पता नहीं क्या हो जाता है. ओके, मेरे लैपटॉप को भी कुछ हो जाता है. जेड इज इको R1. ठीक है. अब सीक्वेंस देखें, चलो सीक्वेंस देखो. ये आपको यहाँ पर सीक्वेंस देखने को मिल रही है. GATTC इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा एंड जी और ए के बीच में कट लगा देगा. ठीक है. एंड उसके बाद में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है दे आर जॉइंड एट स्टिकी एंड्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज एंड वहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाएगा. सिंपल. ठीक है, चलो. बस आपको सीक्वेंस देखना था, आपको जेड पता होना चाहिए, इसलिए डायग्राम की लेबलिंग बहुत जरूरी है. ठीक है, लेबलिंग जो है डायग्राम की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. जस्ट अ मिनट. यस, तो लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए. अब देखो PBR 322 इतनी बार पूछा हुआ है, तो दैट मीन्स ये डायग्राम आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, चल. नेक्स्ट कौन से टॉपिक की बात हो रही है? प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. फर्स्ट इज द एमसीक्यू असर्शन रीजन की बात हो रही है. कब पूछा हुआ? 2023 के अंदर. फर्स्ट इज असर्शन में क्या है? सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स दे आर यूज्ड ड्यूरिंग एनिलिंग इन अ पीसीआर. ठीक है, ये तो ठीक है यार, दिस इज ट्रू. ओके, क्या बोला हुआ है देखो ध्यान से समझो. सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स जो होते हैं दे आर यूज्ड ड्यूरिंग एनिलिंग इन अ पीसीआर. ठीक है, ठीक हो जाएगा. द प्राइमर्स बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड एट देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स. ये भी ठीक है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू. बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब क्या होता है बेसिकली, एक्सप्लेनेशन भी देख लो आप. In the annealing process of PCR, two chemically synthesized oligonucleotides called primers, they bind to each other, each of the single-stranded template DNA, since the sequence of primers is complementary to the template DNA. देखो जो प्राइमर की जो सीक्वेंस होती है ना, ठीक है, जो प्राइमर की सीक्वेंस होती है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए. ठीक है, यानी कि अगर प्राइमर की जो सीक्वेंस है वो लेट से ये है GATCTA GC, तो जो प्राइमर होगा उसकी सीक्वेंस क्या होगी? GCTAG. आई नो मैं पीछे से बोल रही हूँ. ठीक है, क्या हो जाएगी? CTAGATCG. ठीक है, तो प्राइमर की सीक्वेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी. ठीक है. एंड एलिलिंग के अंदर क्या होते हैं? बेसिकली दो केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? दे बाइंड ईच टू द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए. ठीक है, चलो. अब हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. The given schematic illustration shows three steps PQR of the PCR or the polymerase chain reactions. Which of the following statements are correct with the reference to the illustration given below? ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर आपको स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, आपको स्टेप्स देखने मिल रहे हैं. स्टेप PQR, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. स्टेप P इज शोइंग डीनेचरेशन एट लो टेम्परेचर. अच्छा, ठीक है. स्टेप Q is a denaturation of DNA strand at high temperature followed by annealing. अच्छा, okay. Step R is an extension of DNA in the presence of thermostable DNA polymerase. Okay. And step Q is the extension with two set of primers. ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि जो स्टेप 2 है वो क्या है बेसिकली, ओ सॉरी, स्टेप Q जो है दैट इज शोइंग एक्सटेंशन. ठीक है. ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट या थर्ड करेक्ट है. ठीक है. अच्छा, ऑप्शन बी में क्या बोला हुआ? ऑप्शन बी में बोला हुआ सेकंड और थर्ड करेक्ट है. ऑप्शन सी में बोला हुआ सेकंड करेक्ट है. एंड ऑप्शन डी में बोला हुआ है
सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था इन वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। अब देखो, ये जो आपको स्टेप पी देखने को मिल रहा है ना, दिस इज डीनेचरेशन। और डीनेचरेशन जो होगा इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर का क्या मतलब है, 95 डिग्री सेल्सियस जितना हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो फर्स्ट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाए, ये फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है डीनेचरेशन एट लो टेम्परेचर। डीनेचरेशन तो हो रहा है बट लो टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, ठीक है। 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रेंज भी दी हुई है। अच्छा, डीनेचरेशन के बाद होता है एनीलिंग। तो ये जो स्टेप है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एनीलिंग, ठीक है। अब देखें, नेक्स्ट देखें, स्टेप क्यू इज डीनेचरेशन। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। जो स्टेप क्यू है वो दिखाई क्या रहा है, एनीलिंग, ठीक है। वेयर टू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर दे हाइब्रिडाइज टू ईच ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अब ये जो होता है इट अकर्स एट लोअर टेम्परेचर। एंड जो थर्ड स्टेप होता है ना, दिस इज एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, इट इज एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, स्टेप आर इज एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ओके, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर ठीक है, बट क्या कहीं पे ये बोला हुआ है कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये यहाँ कहीं पे भी नहीं बोला हुआ। स्टेप क्यू इज एक्सटेंशन, ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, ठीक है। सो सिर्फ स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। एंड यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो आप लिख देंगे नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31, पार्ट ए, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो वो क्या होता है, बेसिकली टैग पॉलीमरेज भी उसको बोला जाता है। अब ये टैग कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। इट इज द सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज विच इज यूज्ड इन पीसीआर, ठीक है। राइट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। अब क्या एडवांटेज होता है ऑफ यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, क्वेश्चन पूछा हुआ था 2023 के अंदर। क्या होते हैं बेसिकली, दे रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर। थर्मोस्टेबल, थर्मो का मतलब ही हो गया समथिंग रिलेटेड टू, सॉरी, समथिंग इज रिलेटेड टू हीट, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू हीट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे बेसिकली, ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर विच इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। यानी कि जब डीनेचुरेशन हो रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, तब भी ये क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे, एक्टिव स्टेट में रहेंगे। Therefore, they are used to synthesize the segment of DNA between the primers in polymerase chain reaction at high temperature, ठीक है। That means ये क्या करते हैं बेसिकली, जो एक्सटेंशन होगा उस प्रोसेस के अंदर हेल्प करेंगे इवन एट द हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। Simple stirred tank bioreactors are used to produce large quantities of recombinant protein, stirring the contents and mixing it with oxygen. Write any 4 other advantages of stirred tank bioreactors. ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल stirred tank bioreactors के बारे में बताया हुआ, ये क्या करते हैं, they are used to produce large quantities of recombinant proteins, ठीक है। क्या करेंगे, कंटेंट्स को स्टर करने में भी हेल्प कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, एंड जो कंटेंट्स है उनको स्टर करके ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करने में हेल्प कर रहे हैं। अब उनके एग्जांपल्स आपको उनके और 4 एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, इट इज वेल सूटेड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर एसेप्टिक कंडीशन फॉर अ नंबर ऑफ डेज, ठीक है। यानी कि बेसिकली अंडर एसेप्टिक कंडीशन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ओके। इट कैन बी इजिली यूज्ड इन रिसर्च लेबोरेटरीज, रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर यूज होते हैं। यूज्ड एज एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, मिक्सिंग विद ऑक्सीजन में हेल्प करते हैं, सो दैट मींस दे आर बेसिकली यूज्ड एज एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। इट कैन बी यूज्ड एज अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी ये यूज, ठीक है, उसकी तरह भी ये यूज होंगे, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट इज पार्ट बी, आफ्टर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज कैन नॉट बी मार्केटेड डायरेक्टली। अब जब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाती है तो जो बायोसिंथेटिक स्टेज का प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली मार्केट नहीं किया जा सकता, उसको डायरेक्टली मार्केटेड नहीं किया जा सकता। उसके क्या रीजन है? अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, ये पूछा हुआ था 2021-22 के अंदर, टर्म 2 के अंदर, ठीक है। सो क्या होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द बायोरिएक्टर्स इट अंडरगोज सम प्रोसेसेस बिफोर अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज टू बी ready for marketing. The processes include separation and purification of products, which are collectively called downstream processing. The product is subjected to quality control testing and kept in suitable preservative. अब देखो क्या होता है, जब बायोरिएक्टर्स के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, जब बायोरिएक्टर्स के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो वहां पर वो कुछ प्रोसेसेस अंडर वो करता है, ठीक है, मार्केटिंग से पहले, मार्केटिंग के लिए वो रेडी, उससे पहले वो कुछ प्रोसेसेस अंडर को करता है। उन प्रोसेसेस के अंदर सेपरेशन होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, एंड इसी को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? बेसिकली वो जो प्रोडक्ट है ना, इट इज सब्जेक्टेड टू क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ठीक है, यानी कि वो मार्केट में जाने के लिए सेफ भी है या नहीं, वो भी तो टेस्ट करेंगे ना। ऐसे थोड़ा मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली दैट इज सब्जेक्टेड टू क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ठीक है। सो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, डायरेक्टली मार्केटिंग के लिए नहीं भेजा जाता, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ ड्रग्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड such formulation has to undergo through clinical trials, a proper quality control testing for each product is also needed, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आई गेस ये इरेजर वर्क करेगी या नहीं करेगी? नहीं करती है। ओके, बाद में देखेंगे, चलो इसको, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो अब देखते हैं, causative agents of HIV AIDS and COVID-19 belong to the same group of viruses. To diagnose and amplify the genetic material for further study of COVID-19 virus, RT-PCR test is carried out, ठीक है। तो क्या होता है, बेसिकली एच आई वी एड्स और कोविड 19 के जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, दे बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ वायरसेस। अब डायग्नोस करने के लिए कोविड 19 वायरस के जेनेटिक मटेरियल को और उसको एम्पलीफाई करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कैरी आउट किया जाता है। अब आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपसे पूछा हुआ है। इट स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला तो पार्ट। अच्छा, पूछा कब हुआ? 2021 के अंदर पूछा हुआ है ये भी। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ पीसीआर टेक्निक्स, ठीक है। बेसिकली आपको पीसीआर टेक्निक्स के वेरियस स्टेप्स के बारे में बताना है। सो वेरियस स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, द सेकंड वन इज एनिलिंग, द थर्ड वन इज एक्सटेंशन। एक एक करके स्टेप्स देखते हैं। डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है? द टारगेटेड डीएनए इट इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर ऑफ 92 to 94 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सेपरेट होगी ना डीएनए स्ट्रैंड्स, उसके बाद में दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या करते हैं? दे एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। फिर होगा प्राइमर एनिलिंग, ठीक है। टू ओलिगोसेक्राइड प्राइमर्स, दे हाइब्रिडाइज टू फॉर्म ईच ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, यानी कि जो दो ओलिगोसेक्राइड प्राइमर्स हैं वो हाइब्रिडाइज करेंगे टू फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए। And since the sequence of primer is complementary to the 3 prime end of template, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर होगा एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या होगा? जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है, इट सिंथेसाइज द डीएनए रीजन बिटवीन द प्राइमर्स, यानी कि जो डीएनए रीजन प्राइमर्स के बीच में है उसको सिंथेसाइज करेगा कौन? थर्मोस्टेबल टैग डीएनए पॉलीमरेज यूजिंग डीऑक्सी फॉस्फेट, जिसको डीएनटीपीज भी बोला जाता है, एंड मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। सो ये क्या हो जाएंगे? बेसिकली पीसीआर टेक्निक के स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34।
A cell-free method of amplifying DNA, first developed in the mid-80s, revolutionized the field of biotechnology. Name the method and explain the basis of the steps of techniques involved. ठीक है, अब देखो, a cell-free method of amplifying DNA, फर्स्ट डेवलप्ड इन द मिड 19, जैसे ही आपसे बोला जाए तो आप समझ जाना कि बात हो रही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। ये क्या होता है बेसिकली, इट इज यूज टू एम्पलीफाई डीएनए फ्रैगमेंट। ठीक है, जो पीसीआर यूज होता है वो एम्पलीफाइंग के लिए ही तो यूज होता है ना डीएनए फ्रैगमेंट्स की। ठीक है, सो ये जो टेक्निक थी इसने बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड थी उसको रेवोल्यूशनाइज किया। आपको मेथड का नाम बताना है और उसके बेसिक स्टेप्स बताने हैं। तो आपने सबसे पहले टेक्निक का नाम लिखना है, ठीक है, एंड उसके बाद में इट वॉज इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस। ठीक है, कैरी मुलिस ने 1985 में उसको डिस्कवर किया था। इट इज बेस्ट डिफाइंड एज द डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। जब इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन की जा रही है तो उसी को हम लोग पीसीआर भी बोल सकते हैं। स्टेप्स के लिए रेफर टू 55 भी, नहीं नहीं यार, दिस इज बेसिकली दिस पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का भी। ठीक है, यहाँ पर ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले थे एंड फिर उनको एलिमिनेट किया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बीच में शायद आपके इससे भी पुराने रहे होंगे तो वो मैंने यहाँ से एलिमिनेट किया, इसलिए यहाँ पे लिखा रह गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज गिव रीजंस व्हाई। फर्स्ट इज डीएनए कैन नॉट पास इनटू अ होस्ट सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो डीएनए होता है वो होस्ट सेल के अंदर थ्रू सेल मेम्ब्रेन पास नहीं कर सकता, उसका रीजन बताना है। डीएनए क्या होता है, इट इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए क्या होता है, इट इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकता बेसिकली, इट कैन नॉट पास थ्रू होस्ट सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर्स दैट आर जनरली इम्परमिएबल टू हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। अब जो देखो, हमको पता है जो लिपिड बाइलेयर्स होंगी वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, एंड जो लिपिड बाइलेयर्स होती है वो क्या करती है बेसिकली, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके लिए इम्परमिएबल होती है। ठीक है, उनको अंदर एंट्री नहीं करने देती। इसको थोड़ा कम कर लूं क्या, ये ठीक है, नहीं अभी आई गेस उतना ही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो उसको क्या करती है बेसिकली, परमिट नहीं करती अंदर जाने के लिए। ठीक है, सो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं इट कैन नॉट पास इनटू अ होस्ट सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा। प्रोटीएसेस आर एडेड ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए जब किया जाता है तो वहां पर प्रोटीएसेस ऐड किए जाते हैं। अब ये हम लोगों ना डीएनए आइसोलेशन का जब हमने प्रैक्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वहां भी मैंने बताया था। अब जो डीएनए होता है ना इट इज इंटरवाइंड विद प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन एंड आरएनए। ठीक है, उसके साथ में इंटरवाइन होगा जो डीएनए होगा। तो अगर डीएनए प्योरिफाइड हमको ऑब्टेन करना है तो वहां पे प्रोटीएसेस ऐड किए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो जो प्योरिफाइड डीएनए है इट फाइनली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। जब चिल्ड इथेनॉल डाली जाती है तो जो डीएनए है वो क्या होता है बेसिकली, थ्रेड्स की फॉर्म में वहां पर आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, दैट इज द प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ डीएनए जो वहां पर हमको प्रेसिपिटेट होके मिलती है। ठीक है, अगर वहां पर प्रोटीएसेस नहीं डाले जाएंगे तो डीएनए अलोंग विद प्रोटीन्स मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो डीएनए होगा वो इम्प्योर। ठीक है, दैट विल नॉट बी इन प्योर फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है वहां पर प्रोटीएसेस डाले जाते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ सिंगल क्लोनिंग साइट इज प्रेफर्ड इन अ वेक्टर। एक वेक्टर के अंदर सिंगल क्लोनिंग साइट जो है वो प्रेफर की जाती है, इसका आपको रीजन बताना है। क्वेश्चन ये जो पूरा पूछा हुआ था ये आपसे पूछा हुआ था ऑल इंडिया 2019 एग्जाम के अंदर। नाउ देखते हैं, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme. Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning process. देखो यार, सिंपल सी बात है, वेक्टर के लिए एक सिंगल क्लोनिंग साइट अगर होगी तो वो एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ही क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, एंड वहां पर फ्रेगमेंट जनरेट हो जाएगा। बट अगर मोर देन वन रिस्ट्रिक्शन साइट होंगी तो सेवरल फ्रेगमेंट्स वहां पर जनरेट होंगे। अब अगर वहां पर सेवरल फ्रेगमेंट्स जो है वो जनरेट होंगे तो जो जीन क्लोनिंग का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जो जीन क्लोनिंग का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसीलिए यही प्रेफर किया जाता है
कि वहां पर सिंगल रिकॉग्निशन साइट हो या फ्यूअर, ठीक है, जितनी कम हो सके उतनी रिकॉग्निशन साइट्स वहां पर प्रेजेंट हो, ठीक है। सो ये बेसिकली उसका रीजन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, पार्ट ए। अच्छा कितने पार्ट हैं इसके देखते हैं, दो ही पार्ट हैं इसके, ठीक है। नेम द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर, व्हाई आर दीज बायोरिएक्टर्स यूज, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा होता है, बेसिकली दैट इज स्टर टैंक बायोरिएक्टर्स। क्यों यूज किया जाता है, दे आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाउ इज द ऑपरेशन इन अ बायोरिएक्टर कैरिड आउट सो एज टू अचीव द डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट, अब इसको देखते हैं ध्यान से, ठीक है। चलो अब बायोरिएक्टर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्केल स्टेनलेस स्टील वेसल विद अ कैपेसिटी ऑफ अप टू 5 लाख डेसीमीटर क्यूब अराउंड, ठीक है। यानी कि इतनी ज्यादा जो है बेसिकली उस स्टेनलेस स्टील वेसल की कैपेसिटी होती है, अराउंड विच देयर इज अ जैकेट ऑफ सर्कुलेटरी वाटर टू कंट्रोल द टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल, मैंने ऊपर बताया ना, एज टेम्परेचर कंट्रोल भी वो यूज होता है, ठीक है। सो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए उसके अराउंड एक सर्कुलेटरी वाटर की जैकेट भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओके। एजिटेटर प्रेजेंट होगा, एजिटेटर किसके अंदर हेल्प करेगा, रोटेशन के अंदर हेल्प करेगा, हाई स्पीड रोटेशन के अंदर, ठीक है। विद अ सीरीज ऑफ फ्लैट ब्लेड एंश्योर थॉरो मिक्सिंग, ठीक है। अब वहां पर रोटेशन होगी, जितनी ज्यादा रोटेशन होगी, बेटर रोटेशन होगी, स्पीड में होगी, तो दैट मीन्स उतनी ही बेटर वहां पर मिक्सिंग होगी कंटेंट्स की, विद द हेल्प ऑफ अ मोटर, सो दैट न्यूट्रिएंट्स कम इन क्लोज विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट ऑल्सो प्रिवेंट सेटिंग आउट ऑफ द सेल्स एट द बॉटम, ठीक है, ताकि सेल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सेटलिंग आउट होएगा, ठीक है, नीचे ना बैठ जाए, उसको भी प्रिवेंट करने में वो हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पर कांस्टेंट थॉरो मिक्सिंग हो रही होगी, ठीक है। वहां पर क्या होता है, एडिकेट अरेंजमेंट होता है एरेशन के लिए, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया था ऑक्सीजन सप्लाई भी होगी वहां पर, ठीक है। तो एरेशन का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल नॉब्स प्रेजेंट होती हैं। स्पार्जर होता है, इट इज अ पोरस रिंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच एरेट्स द कल्चर, ये जो स्पार्जर होता है ना, ये एरेशन का काम करता है। देर आर नंबर ऑफ पोर्ट्स थ्रू विच मटीरियल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड और विथड्रॉन, ठीक है। बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू या तो मटीरियल इनसाइड होता है या मटीरियल जो है वो बेसिकली आउट होता है। A harvest line at the base of the tank extract the culture medium and the microbial product. अब जो बेस ऑफ द टैंक होता है वहां पर एक हार्वेस्ट लाइन प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है बेसिकली, इट एक्सट्रैक्ट्स द कल्चर मीडियम एंड द माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। टू डिटेक्ट एंड रेगुलेट द पीएच एंड टेम्परेचर चेंजेस, टैंक इज फिटेड विद सर्टेन प्रॉप्स। मैंने आपको बताया ना, टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल नॉब्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो इसकी बात होती है, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो ये दो तरीके से पूछा हुआ है, एक बार 2019 में, एक बार आपको 2017 में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी डाल दिया 2017 वाला भी, कि भाई दो डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है, क्वेश्चन तो सेम ही है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ हाई टेम्परेचर प्राइमर्स एंड बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बेसिकली आपसे तीनों स्टेप्स पूछ लिए डिफरेंट तरीके से। डिस्क्राइब द रोल ऑफ हीट प्राइमर्स एंड द बैक्टीरियम इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर, अच्छा देखते हैं। सबसे पहले हाई टेम्परेचर हमको कौन से स्टेप में चाहिए, डीनेचुरेशन के अंदर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर के अंदर डीनेचुरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। जो डीएनए होता है इट इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर रिजल्टिंग इन द सेपरेशन ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स। प्राइमर्स जो होते हैं वो एनिलिंग के अंदर यूज होते हैं। टू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स दे एनील टू ईच ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स होते हैं वो डीएनए टेम्पलेट के साथ में एनील करेंगे, ठीक है, उसके साथ में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और जो प्राइमर्स की सीक्वेंस होती है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द थ्री प्राइम एंड्स ऑफ टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। थ्री प्राइम एंड्स जो होंगे वो टेम्पलेट डीएनए के, उससे वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, उससे वो क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ प्राइमर इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलीमराइजेशन टू टेक प्लेस। टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, इट इज लो, ठीक है। थर्मस एक्वाटिकस जो है, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनल स्टेप कॉल्ड पॉलीमराइजेशन एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन के अंदर बेसिकली the enzyme DNA polymerase synthesize the DNA segment between the primers, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। Usually tag DNA polymerase which is isolated from a thermophilic bacterium Thermus aquaticus, ठीक है। This helps in the synthesis of DNA region between the primers, DNA region जो between the primers होगा उसके synthesis में help करेगा using D and TPs and Mg ions, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पार्ट ए। हाउ इज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर हेल्प इन बायोटेक्नोलॉजी। अब ये तो क्वेश्चन यार ऊपर वाला सेम ही है, तो इसको आप लोग खुद से कर सकते हो। नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा, वो मोस्ट कॉमनली टाइप कौन सा होगा, स्टिर टैंक हो गया। एंड ये फिर से आपको जो है वो सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, वो आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर से। Write the steps you would suggest to be undertaken to obtain a foreign gene product. Now this is important. वैसे तो ये अभी आई डोंट थिंक सो ऐसा पूछेंगे, बट इसको भी देख लो आप। RDT can be used to obtain foreign gene products. It involves the following steps. कौन कौन से steps होते हैं, देखो इसको ध्यान से। फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल यूजिंग एंजाइम्स। ठीक है, यानी कि एंजाइम्स की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आइसोलेट किया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को। उसके बाद में जो आइडेंटिफिकेशन है, हाँ यार पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे, देखो इसको। अच्छा, अब क्या किया जाता है, डीएनए की कटिंग की जाती है आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, एंड सेपरेटिंग द फ्रैगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू ऑब्टेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसको क्या किया जाएगा, बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन करेंगे। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। ठीक है, यानी कि उसके बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एम्प्लीफाई करेंगे यूजिंग पीसीआर। एडिशन और लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लाइगेट किया जाएगा इनटू द सुटेबल वेक्टर यूजिंग लाइगेज एंजाइम। उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। अब वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है उसको होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स को बेसिकली नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। कल्चरिंग रिकॉम्बिनेंट सेल अंडर सुटेबल कंडीशन एंड ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब जो रिकॉम्बिनेंट सेल होगा उसको सुटेबल कंडीशंस के अंदर कल्चर करेंगे एंड जो डिजायर्ड फॉरेन जीन प्रोडक्ट है वहां से ऑब्टेन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर क्या दी हुई है, सीक्वेंस। आपको बेसिकली कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको उनको एक पर्टिकुलर रिएक्शन में लिखना है। ठीक है, अब इसको तो आप लोग खुद भी वैसे देख सकते हो। स्टेप्स कौन कौन से हैं, डीनेचरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ डीएनए, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट, इन विट्रो सिंथेसाइज एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। 2015 के अंदर पूछा हुआ, छोड़ दो इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर लेना, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, बट मैं नहीं इसको करवा रही हूँ अभी, आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। लिस्ट द 3 steps इन्वॉल्व इन पीसीआर। ये आप लोग कर सकते हैं। नेम द सोर्स ऑफ टैक पॉलीमरेज, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक रोल ऑफ दिस एंजाइम। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, इसको भी आप देख लेना। व्हाट इज अ बायोरिएक्टर यूज फॉर, नेम कॉमनली यूज बायोरिएक्टर एंड एनी टू ऑफ इट्स कंपोनेंट। इसको भी छोड़ दो, हो चुका ऑलरेडी, 2014 के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में बायोरिएक्टर्स आर कंटेनमेंट व्हीकल्स। अच्छा पहले देखती हूँ ये कब पूछा हुआ है आपसे, ये 2023 के अंदर पूछा हुआ, इसको देखते हैं। They are containment vehicles of any biotechnology based production processes for large scale production and for economic reasons. The final success of biotechnological process depends on the efficiency of bioreactor. ठीक है, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है उसकी जो फाइनल जो बेसिकली उसकी सक्सेस है वो बायोरिएक्टर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। हमको समझ में आ रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, लिस्ट द ऑपरेशनल गाइडलाइंस दैट मस्ट बी adhered so as to achieve optimization of the bioreactor system। ठीक है, यानी कि एक बायोरिएक्टर सिस्टम अच्छे से ऑप्टिमाइज हो तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है जो फॉलो होनी चाहिए वो आपको बतानी है। कोई 4 गाइडलाइंस आपको बतानी है। फर्स्ट इज इट शुड बी डिजाइंड एक्सक्लूड एंट्रेंस ऑफ कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज कंटेनिंग द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिकली वहां पर उस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि वहां पर कोई भी कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म या वो क्या हो सके, बेसिकली उसकी जो एंट्रेंस है वो वहां पर एक्सक्लूडेड हो। ठीक है, वो वहां पर प्रोहिबिटेड हो। द कल्चर वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट। जो कल्चर वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, कोई इवेपोरेशन होनी चाहिए, इसलिए वो क्लोज्ड होता है।
द डिजॉल्व, अच्छा जो बायोरिएक्टर्स होते हैं ना बहुत टाइप के होते हैं, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट जब आप अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड लेवल पे होते हैं तब आप लोग उसको पढ़ते हैं। The dissolved oxygen level must be maintained above critical level of aeration and culture agitation for aerobic organism, यानी कि agitation बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिजोल्व ऑक्सीजन जो डीओ लेवल है वो अबव क्रिटिकल लेवल्स जो है वो मेंटेन होना चाहिए। एनवायरमेंटल पैरामीटर्स लाइक पीएच टेम्परेचर मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड कल्चर वॉल्यूम मस्ट बी वेल, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर पीएच वगैरह जो है वो कंट्रोल होने चाहिए एंड जो वॉल्यूम है वो वेल मिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Mention the phase of growth we refer to in the statement optimization of growth and metabolic activity of cell। देखो बेसिकली ना तीन फेज होते हैं, ठीक है, लैग, लॉग, जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है, एंड एक होता है स्टेशनरी फेज, ठीक है। अब ये जो लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज होता है ना, यहीं पर जो है बेसिकली हाईएस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी लोड इट अगेन। ओके सो ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो सारा जो मैंने एनोटेट किया था वो रिमूव हो गया, बट एनीवेज हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो क्या होता है बेसिकली, एक होता है लैग फेज, ओके, एक होता है लैग फेज, एक होता है लॉग फेज, और एक होता है एक्सपोनेंशियल फेज। सॉरी, लॉग फेज को ही क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फेज बोला जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज, एंड एक होता है स्टेशनरी फेज, ठीक है, या डेथ फेज भी उसको बोला जाता है। अब क्या होता है बेसिकली, ये जो लॉग फेज होता है ना, यहीं पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाईएस्ट होती है, ठीक है, यहीं पे हाईएस्ट ग्रोथ, बेसिकली जो ग्रोथ हो रही है, जो एक्टिव डिवीजन देखने को मिलती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है इस फेज के अंदर। लैग फेज के अंदर वो प्रिपेयर कर रहा होता है खुद को, ठीक है, बट जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी ना सेल्स की, वो एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा दैट विल बी एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Is the biological product formed in the bioreactor suitable for intended use immediate? Give reason in support of your answer। अब ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गई उसके बाद भी वहां पर कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है, वहां पर कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है। आई होप इसमें दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बेसिकली जब तक वो नहीं हो सकती तब तक उसको मार्केट में यूज नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स उसको इमीडिएटली यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स कैरिड आउट इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रोल्स ऑफ एंजाइम यूज, ठीक है, ओके। अब किस लिए यूज होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, फॉर सिंथेसाइजिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन इन विट्रो, ठीक है, लैबोरेटरी के अंदर। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, डीएनए टेम्पलेट जरूरी है, टू ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर जरूरी है विच इज यूजुअली 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, डीएनटीपी जरूरी है, एंड डीएनए पॉलीमरेज जरूरी है, ठीक है, विच डीएनए पॉलीमरेज, स्टैक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, विच इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, इधर अच्छा लिखा भी हुआ है। अब वर्किंग मैकेनिज्म की बात हो रही है, ये आप लोग यहाँ पर इसको देख लेना, मैंने बहुत बार बता दिया। मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इट इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड इन जीन थेरेपी। डायग्नोस्टिक्स के अंदर इन डिटेक्शन ऑफ पैथोजन एंड डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स के अंदर सीबीएसई ने पूछे थे या दिल्ली बोर्ड ने पूछे थे, वो सब क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, एंड इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब बचते हैं सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा या सेम होगा सिमिलर होगा वो मैं छोड़ दूंगी, आप लोग खुद पढ़ लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ से ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। चलो
फर्स्ट देखते हैं, अब ये वो क्वेश्चन जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में थे। द गिवन फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मिड, अ फॉरेन डीएनए वाज लिगेटेड एट बैम H1। ठीक है, अरे फिगर कहाँ पे है? ओके, सो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको फिगर अटैच कर दूंगी, उसके बाद आप इसको देख लेना, ठीक है। हम लोग बाद में देखते हैं इसको, बाकी देखते हैं एक बारी। असर्शन है, अब ये असर्शन रीजन है, 2021 में पूछा हुआ था, ठीक है। PBR 322, E. coli having PBR 322 with DNA insert at BAM H1 site cannot grow in medium containing tetracycline. रीजन क्या है? रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM H1 is present in the tetracycline resistance region of PBR 322। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है E. coli having PBR 322 with DNA insert at BAM H1 cannot grow in medium containing tetracycline। ठीक है, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। रीजन दिया हुआ, रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM H1 इज प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा? बेसिकली बिकॉज जो रिकॉग्निशन साइट होती है BAM H1 की, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन के अंदर PBR 322 के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ये भी क्या हो जाएगा? बेसिकली करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion। okay, I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज नेम द कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। 2021 के अंदर ही पूछा हुआ है, शॉर्ट आंसर वन टाइप में, यानी 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। कॉमनली यूज वेक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? रेट्रोवायरस और एडिनो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिया हुआ है, आपसे पूछा व्हाट आर सच सीक्वेंसेस कॉल्ड। क्या मैंने आंसर बता दिया? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, नेम द एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज सच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, तो उनको क्या बोला जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। सिग्निफिकेंस क्या, वो आप लोग लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द मेथड टू इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने ऊपर पढ़ा था कि वो इजीली उनको क्या नहीं करते हैं, बेसिकली अलाउ नहीं करती है, डीएनए जो मॉलिक्यूल्स है उनको अलाउ नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? बिकॉज दैट इज हाइड्रोफिलिक। तो क्या किया जाना चाहिए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी फोर्स्ड इनटू बैक्टीरियल सेल ट्रीटेड विद डाइवेलेंट केटाइन। ठीक है, यानी कि उसको ऐसे बैक्टीरियल सेल के अंदर फोर्स किया जा सकता है विच इज ट्रीटेड विद डाइवेलेंट केटाइन एंड देन इंक्यूबेटिंग इट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में उसको इंक्यूबेट कर दे आइस के ऊपर। This is to be followed by placing it briefly at 420 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक एंड उसके बाद दोबारा से आइस के ऊपर। ये भी हम लोगों ने बात करी थी। दिस प्रोसेस वुड एनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डी। ठीक है, चलो, व्हाट आर स्टिकी एंड स्टेट देयर सिग्निफिकेंस, ये आप लोग अब ऑलरेडी पढ़ चुके हो खुद से। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं डायग्राम देख रही थी बट मुझे मिला नहीं, इसको देखते हैं। Carefully observe the given picture. A mixture of DNA fragments ranging from 200 base pairs to 2500 base pair was electrophoresed on agarose gel with the following arrangement। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पर agarose gel electrophoresis का एक वो दिखाया हुआ है। What results will be obtained on staining with ethidium bromide। ठीक है, एक्सप्लेन विद रीजन। तो जब स्टेन कर देंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? बेसिकली वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और उसका रीजन भी आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दबा? सेटअप वाज मॉडिफाइड एंड अ बैंड विद 250 बेस पेयर्स वाज ऑब्टेन्ड एट एक्स। ठीक है, यानी कि अब जो ये सेटअप है, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया। ठीक है, इसको क्या किया? मॉडिफाई किया एंड अ बैंड विद 250 बेस पेयर्स, वो इस एक्स पोजीशन पे मिला। ठीक है, तो क्या चेंजेस किए गए होंगे उस डिजाइन के अंदर कि हमको बैंड मिल गया एक्स के ऊपर? व्हाई डिड द बैंड अपीयर एट पोजीशन एक्स? जो वो बैंड है वो पोजीशन एक्स के ऊपर ही क्यों आया? क्वेश्चन कब पूछा हुआ था? 2022-23 के अंदर, यानी कि 2023 के अंदर बेसिकली इसको पूछा हुआ था। ठीक है, चलो इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला हो व्हाट रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड। अब जैसे बच्चा इतना पढ़ता है ना, बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर देता है। बिना सोचे समझे क्या लिखेंगे कि हमको तो डीएनए बैंड्स दिखेंगे, बट वो फिगर को पूरे तरीके से देखते नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि एरो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दैट मींस मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होगा।
इस केस में कोई भी बैंड नहीं मिलेगा, ठीक है। इस केस के अंदर, जस्ट अ मिनट, इस केस के अंदर कोई भी बैंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों देखने को नहीं मिलेगा? और नो बैंड्स विल बी ऑब्टेन एंड ऑल डीएनए विल बी सीन इन द वेल ओनली। जो डीएनए होगा वो सिर्फ वेल्स के अंदर होगा। क्यों? बिकॉज डीएनए फ्रैगमेंट्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल नॉट मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एंड, के थोड़ की तरफ मूव नहीं करेंगे वो, ठीक है। वो क्या करेंगे? वो पॉजिटिव एंड के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। वो पॉजिटिव एंड के ऊपर ही रहेंगे ऑफ दिस अगार ब्लॉक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब the bus setup was modified and a band with 250 base pairs was obtained, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो सेटअप था उसको मॉडिफाई हमने कर दिया और एक 250 बेस पेयर्स का बैंड जो है वो एक्स पोजीशन पे ऑब्टेन हुआ, ठीक है। तो क्या चेंजेस किए गए होंगे इस डिजाइन के अंदर, एंड जो बैंड है वो पोजीशन एक्स पे ही क्यों आया? तो क्या चेंजेस किए गए होंगे? दैट मीन्स वहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल था, यानी कैथोड और एनोड का इंटरचेंज कर दिया होगा। जब वो इंटरचेंज हो गए तो ऑब्वियसली वहां पर बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बैंड जो है वो 250 बेस पेयर का बैंड, ठीक है। 250 बेस पेयर का, जस्ट अ मिनट, मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ जाती है कई बारी। 250 बेस पेयर्स का जो बैंड है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वो एक्सपोजिशन पे देखने को मिल रहा है। अब एक्सपोजिशन पे ही क्यों आया? मैंने आपको एक बात बताई थी, स्मॉलर द फ्रैगमेंट द फार्दर इट मूव्स, ठीक है, एंड द फास्टर इट मूव्स, ठीक है। तो जिसके अंदर सबसे कम बेस पेयर होंगे वही तो सबसे जल्दी मूव करेगा, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि वो जो 250 बेस पेयर वाला बैंड हो वो क्या हो, बेसिकली उसके अंदर लीस्ट बेस पेयर हो, इसीलिए वो एक्सपोजिशन पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। द गिवन इमेज बिलो शोज द रिजल्ट्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पर भी आपको एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक जेल दिखाया हुआ है। इफ द लैटर रिप्रेजेंट सीक्वेंस लेंथ अप टू 3000 बेस पेयर, ठीक है, 3000 बेस पेयर तक की सीक्वेंस लेंथ ये जो लैडर है क्या कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है। Which of the following bands 1, 2, 3, 4 corresponds to 2500 base pair and 100 base pairs? ठीक है, तो 100 base pairs वाला तो कौन सा हो जाएगा? 100 base pairs वाला हो जाएगा ये, ठीक है। 100 बेस पेयर्स वाला हो जाएगा बैंड नंबर फोर्थ, ठीक है। इसको मैं व्हाइट से कर दूं क्या? ठीक है, दिस विल बी, ठीक है। एंड जो 2500 वाला होगा वो कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी बेस बैंड नंबर थर्ड, ठीक है। दैट विल बी बैंड नंबर थर्ड, ठीक है। दैट विल बी बैंड नंबर थर्ड। अच्छा, अब आगे देखते हैं। बहुत ही आराम से समझ में आ रहा है डायग्राम से। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द बेसिस, ठीक है। तो बेसिस क्या होगा? साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं, ठीक है। The shorter sequences move farthest from the well as seen in the band fourth, ठीक है। अब उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। जो वेल्स हैं, वेल्स से सबसे दूर हमको फोर्थ वाला बैंड नजर आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स वही जो होगा वो लीस्ट बेस पेयर वाला होगा ना। जो थर्ड वाला है, ठीक है, वो क्या है? वेल्स के सबसे क्लोज है। दैट मीन्स वो जो होगा वो हैवीएस्ट होगा, ठीक है, या उसके अंदर हाई नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अराउंड 2500 बेस पेयर उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ऊपर उसने क्या कर दिया? स्पेसिफाई भी कर दिया उसको, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? टू प्योरीफाई द डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। चलो, अब हो सकता है आप लोग को लग रहा हो मैं बहुत स्पीड में करा रही हूँ, बट ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम इन पे लगाने का कोई फायदा है अभी मुझे नहीं लग रहा है। लाइक मतलब नहीं है कोई मैं बहुत ज्यादा आपको बार बार एक्सप्लेन करूँ सेम चीज, ठीक है। Some restriction enzymes break a phosphodiester bond on both the DNA strands, such that only one end of each molecule is cut, and these ends have regions of single-stranded DNA. BAMH1 is one such restriction enzyme which binds at the recognition sequence this and leaves these sequences just after 5 prime guanine on each end, ठीक है। 5 prime guanine जो है बेसिकली उसके जस्ट आफ्टर वो कट करता है, ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? दैट द टू डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स विल हैव कंपैटिबल एंड्स टू रिकंबाइन, ठीक है। कंपैटिबल एंड्स होंगे तभी तो वो रिकंबाइन करेंगे ना, ठीक है। हाउ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेक्टर? कैसे करेंगे? बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करेगा, ठीक है। उसके बाद में उसको लाइगेट कर दिया जाएगा विद द डीएनए ऑफ द वेक्टर, ठीक है। नाउ यू आर गिवन द डीएनए सीक्वेंस इज गिवन बिलो, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको दिए। इफ दिस डीएनए सीक्वेंस वाज कट विद बैम एच वन, अच्छा बैम एच वन के लिए ऊपर आपको उसने बता भी दिया है, ठीक है। वो 5 प्राइम गुआनिन पे कट करता है, ठीक है।
अच्छा, जस्ट आफ्टर 5 प्राइम गुआनिन हाउ मेनी डीएनए फ्रैगमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट? ठीक है, अब देखो 5 प्राइम गुआनिन के जस्ट आफ्टर वो कट करता है, राइट द सीक्वेंस ऑफ दीज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स। और एक और बात, GGA TCC जहां देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं आपने करना यहाँ दिख गया तो आप यहीं पे कट लगा दोगे, नहीं, ठीक है, जहां पर भी आपको ये सीक्वेंस दिखेगा GGA TCC, उसमें आप जस्ट आफ्टर 5 प्राइम गुआनिन देखोगे, वहां पर कट लगेगा, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर बेसिकली बताना था, ठीक है, वो आपने बता दिया। नाउ a gene M was introduced into E. coli having E. coli cloning vector PBR322 at BAM-H1 site, ठीक है, एक जीन M को इंट्रोड्यूस करवा दिया उसने at BAM-H1 site. What will be its impact on the recombinant plasmids? Give a possible way by which you could differentiate non-recombinant to recombinant. अच्छा यार, ये बहुत आसान है। BAM-H1 क्या करेगा? इट विल इफेक्ट द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होंगे वो क्या कर देंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है उसको लूज कर देंगे। क्यों लूज कर देंगे? ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बाय प्लेटिंग इनटू अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन एज द रिकॉम्बिनेंट्स विल नॉट ग्रो इन द मीडियम बिकॉज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इज कट, ठीक है। ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नाउ प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। What are bioreactors? How are large volume of culture maintained and processes in them? ये आप खुद करेंगे। Explain the role of enzyme in the extraction of DNA from rhizopus in its purest form. अच्छा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर प्योरेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। अच्छा, यहाँ पे इसको मुझे इटैलिक्स में लिखना चाहिए था, बट एनीवेज, तो क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स के साथ में ट्रीट करेंगे, सच एज काइटिनेस। काइटिनेस क्या करेगा? इट विल डिसॉल्व द सेल वॉल एज इट इज फंगस, ठीक है। राइजोपस क्या होता है? इट इज अ फंगस। फंगल सेल वॉल जो होती है, ठीक है, जो फंगल सेल वॉल होती है, सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। तो क्या करेगा काइटिनेस? क्या करेगा? काइटिन को, जो सेल वॉल है, ठीक है, जो काइटिन से बनी है, उसको डिसॉल्व कर देगा। आरएनए को किससे रिमूव करेंगे? with the treatment with न्यूक्लियस एंड प्रोटीन्स को प्रोटीएज की हेल्प से रिमूव कर देंगे। जो बाकी के मॉलिक्यूल्स है उनको कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो उनके लिए होने चाहिए उनको, उनके साथ में हम लोग ट्रीट करके प्योरिफाइड डीएनए को ऑब्टेन करें, ठीक है। यहाँ पर बस एक ही कैच था कि राइजोपस एक फंगस होती है, ठीक है। तो सेल वॉल किस तरीके से डिसॉल्व होगी वो बस आपने देखना था, बाकी आप लोग यहाँ पर कर सकते। एक्सप्लेन द प्रोसीजर बाय विच पीसीआर एड्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। अब क्या होता है? अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए इट इज टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको प्रोब बोला जाता है, ठीक है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए होता है या आरएनए होता है उसको प्रोब के साथ में टैग किया जाता है, ठीक है। And then it is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells, ठीक है, which is followed by detection using autoradiography, ठीक है। अब क्या होता है, इस तरीके से जो क्लोन होगा, ठीक है, द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, ठीक है, इट विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। वो क्लोन जिसके पास में म्यूटेटेड जीन होगा वो फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज प्रोब के पास में कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होगी म्यूटेटेड जीन के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस कैंसर इंड्यूस्ड म्यूटेशंस विल बी डिटेक्टेड, ठीक है। चलो, in a pathological lab, a series of steps were undertaken for finding gene of interest. During the steps or make a flow chart showing the process. अच्छा, describe the process or steps or make a flow chart showing the process of amplification of this gene of interest. अच्छा, ये अब आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता रही अभी, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से इसको देख लेना, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट, oil spill, it is a major environmental issue. It has been found that different strains of Pseudomonas bacteria have genes to break down the 4 major groups of hydrocarbon in oil, ठीक है। ऑयल स्पिल एक मेजर एनवायरमेंटल इशू है, हमको पता है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो क्या होता है बेसिकली, 4 डिफरेंट स्ट्रेन्स जो है बेसिकली, ठीक है, सॉरी, जो डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं स्यूडोमोनास के,
उनके पास में जीन्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, 4 मेजर ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायल्स आर अंडरवे टू यूज बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स टू इनकॉर्पोरेट दीज जीन्स एंड क्रिएट अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्ट्रेन्स ऑफ Pseudomonas, a superbug to break down the 4 major groups of hydrocarbon in oil. Such bacteria must be sprayed onto surfaces polluted with oil to clean thin films of oil. अब उसकी एडवांटेजेस क्या होंगी वो आपको बताना है। अब पहली एडवांटेज क्या होगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया, इट कैन बी इजिली ग्रोन इन लैबोरेटरी, इन विट्रो ग्रो कर सकते हैं। बैक्टीरियल सेल्स हैव प्लाज्मिड, दैट मींस दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, दो एडवांटेजेस हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, बी पार्ट फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट पीसीआर वाज कैरीड आउट, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट की एम्प्लीफिकेशन के लिए पीसीआर कैरी आउट की गई। पीसीआर वाज रन विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज व्हिच वाज फंक्शनल ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर। अब जो पीसीआर थी, ठीक है, वो पॉलीमरेज की हेल्प से रन आउट की गई व्हिच वाज फंक्शनल ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर। हाउ विल दिस इंपैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ पीसीआर? तो पीसीआर की एफिशिएंसी किस तरीके से इफेक्ट होगी? पीसीआर जो होता है इट विल नॉट एम्पलीफाई द जीन, ठीक है। If the polymerase enzyme functions only at very low temperature, it will not be able to withstand high temperature. और सेपरेटिंग के लिए, डीनेचुरेशन के लिए तो हाई टेम्परेचर जरूरी होता है। तो अगर वो सिर्फ लो टेम्परेचर में फंक्शनल है तो वहां पर क्या होगा, जो पीसीआर होगा वो जीन एम्पलीफिकेशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज डीएनए स्ट्रैंड्स ही सेपरेट नहीं होंगे। द सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ एक्सटेंडिंग यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द reaction and the genomic DNA as template will not occur, ठीक है। Now, if such bacteria are sprayed on water bodies with oil spills, how will this positive or negative effect on the environment discuss, ठीक है। अब ऐसे बैक्टीरिया को अगर ऐसे वाटर बॉडीज पे स्पिल किया जाए, ठीक है, वाटर बॉडीज पे स्पिल किया जाए या स्प्रे किया जाए जहां पर ऑयल स्पिल्स है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव? अब दोनों बता देते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, oil spills treat हो जाएंगे and the environment becomes cleaner and water becomes more potable and safe for aquatic forms, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, जो बैक्टीरिया इट कैन म्यूटेट एंड इट कैन हार्म अदर ऑर्गेनिजम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कॉन्जुगेट विद अदर नॉन वायलेंट फॉर्म्स एंड मेक देम सुपर बग्स विद डेट्रीमेंटल इफेक्ट और रिमेन अनप्रेडिक्टेबल for a longer duration. It may reduce the dissolved oxygen leading to mortality of aquatic organism, ठीक है। यानी कि क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, जो अदर नॉन विरुलेंट फॉर्म्स है, ठीक है, उनके साथ में कॉन्जुगेट करके सुपर बग बना सकता है एंड उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, जो है बेसिकली डेट्रीमेंटल इफेक्ट वहां पर वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एंड इट कैन रिमेन अनप्रेडिक्टेबल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। डीओ रिड्यूस हो सकता है जिसकी वजह से मोर्टेलिटी ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स विल आकर, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो बेसिकली दो वीडियोस के अंदर ये, एंड आई नो ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, दो वीडियोस के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ में। एंड इनसे बाहर मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको नहीं देखने को मिलेगा पेपर में एक भी क्वेश्चन, ठीक है, आई गारंटी अपॉन दैट। सो आप इसको अच्छे से करिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, ये जो एक क्वेश्चन बच गया इसका डायग्राम अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं एक काम करूंगी, इसको कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग वहां पे इसको देख लेना, क्योंकि 1 मार्क्स के अंदर, तो आप लोग फिर उस हिसाब से इसको पढ़ लेना। पीबीआर 322 के ऊपर बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। वो डायग्राम में यहाँ पर अटैच करना भूल गई, कम्युनिटी सेक्शन में आप इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। I'll meet you with another interesting and very useful video for your upcoming board exams. Till then, keep learning.